नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफे की एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं और आज मैं मिन्हाज मर्चेंट की पुस्तक मोदी चुनौती 2024 की भारतीय राजनीति की अग्नि परीक्षा इस पुस्तक के साथ उपस्थित हूं। मिन्हाज मर्चेंट ने इस पुस्तक को अंग्रेजी में लिखा था, यह उसका हिंदी अनुवाद है। अंग्रेजी में इस पुस्तक का नाम था मोदी द चैलेंज ऑफ 2024 द बैटल फॉर इंडिया। मिन्हाज मर्चेंट जानी मानी मीडिया शख्सियत हैं। इससे पहले, इस पुस्तक से पहले वे राजीव गांधी और आदित्य बिड़ला की जीवनियाँ लिख चुके हैं। एक अग्रणी मीडिया फर्म वह चलाते हैं जिससे उनकी पहचान दुनिया भर में बनी। वे भारतीय राजनीति के विशेषज्ञ के रूप में भी उनकी अपनी पहचान है और इसके अलावा उनके संबंधों का दायरा बहुत व्यापक स्तर पर, जिसको कह सकते हैं कि उच्च स्तरीय संबंधों का न केवल वो निर्वाह करते हैं बल्कि विश्व भर में अपने उस तरह के संस्मरणों के लिए, लेखन के लिए भी जाने जाते हैं। लोकप्रिय स्तंभकार रहे हैं, टीवी शख्सियत हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात तब की है जब वे मुख्यमंत्री थे, यानी 2012 में इनकी मुलाकात हुई थी। उस पहली मुलाकात में जब इन्होंने मुंबई प्रेस क्लब एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स का आयोजन कर रहे थे और उसके टाउन हॉल के लिए नरेंद्र मोदी को बुलाया था। वहाँ इनकी मुलाकात हुई और उसी मुलाकात में नरेंद्र मोदी ने इनसे कहा कि तुम मेरे कार्यकाल पर या मेरे काम पर या मेरे जीवन पर कोई किताब लिखो। उसकी वजह ये थी कि नरेंद्र मोदी का यह मानना था कि गोधरा कांड के बाद, गुजरात दंगों के दौरान जिस तरह से भारतीय मीडिया ने विश्व जगत में उनकी पहचान छोड़ी है, उसे बदलने की ज़रूरत है। यानी लोगों को या असली नरेंद्र मोदी कौन है उसके बारे में जाना जा सके। मिन्हाज मर्चेंट ने बहुत करीने से इस बात को मना कर दिया था और इस बात का प्रयास किया, उनको बताया कि बल्कि इस पुस्तक को मुझसे न लिखवाने की बजाय किसी और से लिखवाइए। और उन्होंने जो नाम सुझाया, उन्होंने मोदी की कह सकते हैं कि इकलौती आधिकारिक जीवनी लिखी। लेकिन जो संबंध मिन्हाज मर्चेंट के नरेंद्र मोदी से उस दौरान बने, वह संबंध आज भी 2024 तक बरकरार है। और इसी लिहाज से मिन्हाज मर्चेंट ने न केवल नरेंद्र मोदी की विकास यात्रा को देखने की कोशिश की है, बल्कि उनके कार्यकाल में भारत ने जिन क्षेत्रों में काम किया है उसको भी दर्ज करने की कोशिश की है। साथ ही साथ उन्होंने इस बात को भी बताने की कोशिश की है कि नरेंद्र मोदी का राष्ट्रीय राजनीति में जो उभार था वह कोई ऐसे एक दिन की देन नहीं थी, बल्कि इसकी रणनीति बहुत पहले ही बन गई थी। यहाँ तक कि 2008-9 में ही इस बात की बुनियाद बनने लगी थी कि नरेंद्र मोदी को अगर गुजरात के चुनावों में बतौर मुख्यमंत्री तीसरी बार सफलता मिली तो वह राष्ट्रीय राजनीति में अपना कदम बढ़ाएंगे। इनका कहना है कि इस बात का आभास बहुत कम लोगों को था और जिन लोगों को था उनमें भाजपा की तुलना में सोनिया गांधी यानी कांग्रेस की जो तब की प्रमुख थी, उनको इस बात का बखूबी एहसास था कि अगर भाजपा ने नरेंद्र मोदी को आगे किया तो देश के लिए जो भी स्थिति हो, कांग्रेस के लिए एक ऐसी चुनौती खड़ी होगी जिससे जूझना उसके लिए मुश्किल होगा। सोनिया ने यह बात कई जगहों पे कही थी और मोदी ने रणनीति के तौर पर अपने को 2012 का जब चुनाव था तो राष्ट्रीय राजनीति से अपने को दूर रखा और गुजरात तक सीमित रखा। लेकिन 2012 के बाद उनके रास्ते खुल गए और उन्होंने राष्ट्रीय राजनीति में आने की तैयारी कर ली। और वह तैयारी कितनी सुघड़ या कितनी सुदृढ़ थी, इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि जिस
लाल कृष्ण आडवाणी को 1970 से जिन्होंने भारतीय संसद में अपनी भूमिका निभाई थी और जो भाजपा के सर्वशक्तिमान नेता थे, वह बहुत करीने से काट दिए गए। यहाँ तक कि राजनाथ सिंह ने भी उनका साथ नहीं दिया, अरुण जेटली ने भी उनका साथ नहीं दिया, और न केवल वो भाजपा में बल्कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी उन्हें एक सिरे से उनकी तुलना में नरेंद्र मोदी को वरीयता दी। अब इस भूमिका के साथ प्रधानमंत्री बनने का सफर में इसका जिक्र करते हैं। कुल 10 भागों में यह पुस्तक है। पहले भाग में वो मोदी की बात करते हैं, उनके प्रधानमंत्री बनने का सफर 2019 में जो उनकी तूफानी जीत थी, 2014-2019 दोबारा वापसी करते हैं। उसके बाद वो हिमालय में उनके रहने के, उनके बचपन में चले जाते हैं कि हिमालय में किस तरह से उन्होंने 2 वर्ष कठिन बिताया था, जो उनकी जीवनी में लिखा हुआ हिस्सा है। 2024 में हिसाब किताब का वर्ष बताते हैं, सरकार के मसले क्या हैं, और फिर वो कहते हैं कि मोदी क्या नए वाजपेयी हैं। दूसरे भाग में वो विपक्ष की बात करते हैं कि राहुल गांधी को जो इंतजार करना पड़ा है वो क्या है, नेहरू गांधी वंश की भूमिका क्या है, और यहाँ पर वो हेराल्ड का भ्रष्टाचार भी लेकर आते हैं। तीसरे भाग में अर्थव्यवस्था की बात करते हैं और वो कहते हैं कि जो वैश्विक संकट है उसमें भारत ने जो है जोरदार वापसी की है। स्मार्ट सिटीज और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में भी उसकी अपनी भूमिका है और भारत स्टार्टअप का केंद्र बना है। भाग 4 में वो चीन की बात करते हैं और कहते हैं कि चीन से रिश्तों का यह ऐतिहासिक मोड़ रहा है। 1979 को हम निर्धारक वर्ष मानते हैं और वुहान में जो कोविड की गाथा लिखी गई थी, उस दौरान भारत ने जिस तरह से अपनी भूमिका निभाई, उससे वह विश्व पटल पर चीन से अपनी बढ़त ले चुका है। यहाँ पर वह मिन्हाज मर्चेंट पंडित नेहरू को कोसना नहीं भूलते हैं और चीन को लेकर उनकी जो नीति रही है उस पर भी एक अध्याय लिखते हैं। 2024 में जब हम चुनाव की दहलीज पर खड़े हैं, या चुनाव हो रहे हैं, चाहे दहलीज पर भी नहीं कह सकते, चुनाव के पहले दूसरे चरण की वोटिंग का काम है, जारी है, और चुनाव प्रचार चरम पर है, तब ऐसी पुस्तक क्या कुछ कहती है, क्या कुछ सोचने पर विवश करती है, इस पर भी आप ध्यान दे सकते हैं। मिन्हाज मर्चेंट का कहना है कि मैं तटस्थ रूप से एक पत्रकार जो कुछ देखता है, जो कुछ समझता है, उसे दर्ज करना चाहिए। इसीलिए भी अगर उन्होंने पंडित नेहरू को याद किया है उनकी चीन की रणनीति को, तो आप समझ सकते हैं कि मिन्हाज चाहे जो भी कह रहे हों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके जो आत्मिक लगाव कह सकते हैं हम, उसको नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ पर जो अध्यायों का उन्होंने चुनाव किया है और जिस तरह से भाग लिखे हैं, उनमें कहीं न कहीं ये बात आती है कि पूर्व में जो गलतियाँ हुई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसको सुधार रहे हैं। 5वें भाग में उन्होंने भू राजनीति की बात की है और कहा है कि मध्य पूर्व से भारत के जो संबंध हैं उसकी गुत्थियाँ सुलझने लगी हैं, बावजूद इसके कि हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। उन्होंने खाड़ी देशों से भी अपने संबंध को सुधारा है। रूस, यूक्रेन और सेक्शन स्लाव टकराव में जो भारत की भूमिका रही है उस पर उन्होंने बात किया। धर्मनिरपेक्षता पर एक बड़ा अध्याय उन्होंने लिखा है। उनका कहना है कि जो डर का माहौल है वो डर 10 सालों में क्या रहा। इस बीच उन्होंने हिंदुत्व को भी सुधार की ज़रूरत है ये कहा है। आदित्यनाथ के एक फार्मूले 80-20 की बात वो करते हैं। पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता को यहाँ जांचते हैं कि भारत की धर्मनिरपेक्षता से वह कैसे अलग है, कश्मीर की नकाब के पीछे क्या है, और इनका कहना है एक आओ सारे आओ, यानी भारत की ज़मीन पर यहाँ पे मिन्हाज मर्चेंट इस अध्याय में इस बात को कहने की कोशिश करते हैं कि इस्लाम जो है वह भारत में तलवार के माध्यम से आया। इस्लाम से पहले जो दूसरे धर्म आए हैं, चाहे वह ईसाइयत रही हो, चाहे यहूदी रही हो, इतिहास को खंगालते हुए वो कहते हैं कि दुनिया में सबसे पहले यहूदी यहाँ आए, उनको भारतीयों से कोई दिक्कत नहीं हुई। पारसी आए, उनको भारतीयों से कोई दिक्कत नहीं हुई। ईसाई आए, उनसे भारतीयों को कोई दिक्कत नहीं हुई। दिक्कत कहाँ हुई? जब इस्लाम ने तलवार और लालच दोनों के बल पर धर्मांतरण की शुरुआत की। वो यहाँ पे ये व्याख्यायित करते हैं और कहते हैं कि धर्मनिरपेक्षता का जो आशय है वह भारत में किस रूप से अलग हो सकता है। उदारवाद की बात करते हैं, ब्रिटेन की बात करते हैं, पाकिस्तान
की बात करते हैं कि पाकिस्तान को लेकर रणनीति क्या है, और वह मीडिया वाले भाग में इस बात को कहते हैं कि मीडिया में जो कुछ भी दिख रहा है, ये 10वां अध्याय है, उसमें वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से दुनिया भर में जो फिल्में बन रही हैं, दुनिया भर में जो लिखा जा रहा है, सोशल मीडिया पर जो स्थितियां हैं, वह इस बात को तय करती हैं कि आज पाकिस्तान आतंकी देश करार हो चुका है। पाकिस्तान से हमारा जो संबंध है वह एक निर्णायक दौर पर पहुंच चुका है, और वो कहते हैं कि कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि तमाम चुनौतियों के बावजूद नरेंद्र मोदी अगर तीसरी बार जीतते हैं, जो कि वह जीतेंगे। मिनहाज मर्चेंट इस पुस्तक से यह कहने का प्रयास कर रहे हैं कि जो उनकी रणनीतियां हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, वह उन्हें तीसरा कार्यकाल देंगी, और इस तरह से वह पंडित नेहरू के बाद वह पहले प्रधानमंत्री होंगे जो तीसरी बार अपनी विजय सुनिश्चित करेंगे। अगर आप राजनीतिक पुस्तकों में रुचि रखना चाहते हैं और एक क्रिटिकल एनालिसिस हम कहेंगे, जिसको कहेंगे कि भले ही मिनहाज मर्चेंट का झुकाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ अधिक है, फिर भी अगर आप भारतीय राजनीति के विविध पक्षों को समझना चाहते हैं, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि यह पुस्तक एक तरफा है। यह पुस्तक निश्चित रूप से एक निरीक्षण करती है, एक क्रिटिकल एनालिसिस करती है, सूक्ष्म दृष्टि डालती है, भले ही उनका झुकाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ है। इस पुस्तक का अनुवाद किरण मोघे ने किया है। किरण मोघे ने के अनुवाद में जो सहजता है, सरसता है, वह इस बात का आभास नहीं देती है कि यह पुस्तक अंग्रेजी से अनुदित है। अगर आप हिंदी में इस पुस्तक को पढ़ना चाहते हैं तो इसे खरीद कर पढ़ सकते हैं। अगर आपको अंग्रेजी आती हो तो अंग्रेजी की पुस्तक खरीद कर पढ़ सकते हैं। इस पुस्तक में कुल 338 पृष्ठ हैं। मंजुल पब्लिशिंग हाउस ने इसको प्रकाशित किया है। 599 रुपये इसका मूल्य है। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इसके बारे में अपनी राय से हमें जरूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ मैं आपके पास हर दिन पहुंचूं, ताकि आपको अपनी पसंद की पुस्तक चुनने में आसानी हो। कल ठीक इसी समय ऐसे ही किसी कृति के साथ मैं फिर मिलूंगा। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।